नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत वायसराय की सीरीज है, भाग 6 है, जिसमें हम वायसराय, उनके कार्यकाल अवधि के दौरान प्रमुख घटनाएं और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये भाग 6 है और अंतिम भाग है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 6। स्टार्ट करने से पहले आपके लिए दोस्तों एक जरूरी सूचना, ये हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, आधुनिक भारतीय इतिहास से रिलेटेड है और इसमें हम विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं और उनके साथ साथ उनके कुछ और तथ्य जानने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो टॉपिक हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और भविष्य में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन किसी एग्जामिनेशन में आता है हम उसको कर लें। इसी के साथ ही हमारी पॉलिटी की भी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉलिटी से आए हुए क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। आप इसे जरूर जुड़िए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी में जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे जो 18 नंबर के सीरीज के वायसराय थे, जिनका कार्यकाल अवधि वायसराय के हम जानते हैं स्टार्ट होती है 1858 में, तो उनमें लॉर्ड लिंगलिथगो ये थे 18 नंबर के वायसराय, जिनकी कार्यकाल अवधि 1836 से 1843 ईस्वी के मध्य थी। लॉर्ड लिंगलिथगो, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। इसकी जो प्रमुख बातें हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उनको जान लेते हैं कि इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 सूची थी और इसमें प्रस्तावना नहीं था, प्रियम्बल जिसको हम कहते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है और जो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, तो जो सबसे पहले प्रियम्बल आया था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में आया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें इस तरीके का कोई प्रियम्बल नहीं था। और ये भारत सरकार अधिनियम अभी तक जितने ब्रिटिश गवर्नमेंट अधिनियम लेके आई थी वो सबसे लंबा अधिनियम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी अधिनियम के बाद, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद ही भारत और वर्मा अस्तित्व में आए थे। यानी जो ब्रिटिश इंडिया, जो पहले भारत और वर्मा दोनों इंक्लूड थे ब्रिटिश इंडिया में, उसमें वर्मा को इस अधिनियम के अंतर्गत अलग कर दिया गया था और वर्मा अधिनियम 1935 आया था इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 के साथ। इसी एक्ट के अंतर्गत जो दुशासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 में आई थी, जिसमें डुअल गवर्नमेंट रूल का निर्णय लिया गया था, जिसमें 2 सब्जेक्ट थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पर इम्प्लीमेंट की थी उसको समाप्त कर दिया गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था उसको केवल 2 सदस्य दलों ने ही इसका समर्थन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें राष्ट्रीय लिबरल फेडरेशन और हिंदू महासभा उनका नाम आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। राष्ट्रीय लिबरल फेडरेशन और हिंदू महासभा, ये 2 दल थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था। इसी एक्ट जब आया था उसके पश्चात ही प्रांतीय चुनाव स्टार्ट हुए थे फरवरी 1937 ईस्वी में। कांग्रेस ने अन्य सभी दलों के साथ मिलकर संविधान सभा की मांग की थी इस चुनाव के अंतर्गत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, प्रांतीय चुनाव जब फरवरी 1937 में हुए थे। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके फलस्वरूप उसके पश्चात चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियों का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें से जो प्रमुख पार्टी एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती है उनके बारे में जान लेते हैं। पंजाब में अफसर हुसैन के अंतर्गत एक यूनियनिस्ट पार्टी बनी। बंगाल में फजलुल हक के अंतर्गत कृषक प्रजा पार्टी बहुत पूछी जाती है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की थी? फजलुल हक ने की थी। ये बंगाल से रिलेटेड थी। और संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस से छतारी के नवाब ने एक नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी का निर्माण किया था। मद्रास में वहीं पर ही जस्टिस पार्टी आई थी और मध्य प्रांत में भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना की थी। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर ने की थी। और मध्य प्रांत में जब चुनाव हुआ तो उसमें 11 जो मेजर प्रोविंस थे ब्रिटिश इंडिया के, उसमें 5 प्रांतों जिनमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत को पूर्ण बहुमत मिला था कांग्रेस को, और जो मुंबई में लगभग पूर्ण बहुमत मिला था। और कांग्रेस ने बाद में बंगाल, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई थी। केवल ऐसे 3 प्रांत थे जिसमें कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें बंगाल, पंजाब और सिंध
प्रमुख रूप से पंजाब और सिंध आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो गया और बंगाल आपका ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो गया। पंजाब में जिसने सरकार बनाई यूनियनिस्ट पार्टी, जिसका भी जिक्र किया हमने, और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर पंजाब में सरकार बनाई, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने सरकार बनाई। सिंध की बात करें तो वो डिफरेंट मतलब वहाँ पर रोटेशनल गवर्नमेंट थी, ऐसा कोई खास पर्टिकुलर पार्टी कंटिन्यू नहीं रह पाई थी। लॉर्ड लिथगो, जिनका कार्यकाल अवधि 1936 से 43 ईस्वी के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, जो कि 3 सितंबर 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ, और लॉर्ड लिथगो ने जो भारतीय विधानमंडल थे उनकी सहमति के बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। इसी से संतुष्ट होकर उसके पश्चात कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। वहीं पर इसी घटना से क्षुब्ध होकर सुभाष चंद्र बोस जो है, उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के परामर्श के बिना भारत सरकार की युद्ध में घोषित किए जाने यानी इन्वॉल्व करने से जो लॉर्ड वायसराय का जो उनका फैसला था उसका विद्रोह किया था, विरोध किया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने की मांग की थी। और उसी के पश्चात 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी का गठन किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक अलग पार्टी बनाई थी। यहाँ जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत के बारे में जान लेते हैं, जो 1940 के आसपास जिन्ना ने प्रस्ताव रखा था दो राष्ट्र सिद्धांत का। 20 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग और फजलुल हक जो बंगाल प्रांत के प्रमुख थे, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और बाद में एक संकल्प पारित किया, जिसके बाद जिन्ना ने दो राष्ट्र के सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये डेट बहुत जरूरी है, 20 मार्च 1940। इसी के पश्चात एक अगस्त प्रस्ताव जो बहुत ही फेमस है, एग्जामिनेशन में इससे सवाल आना ही आना होता है अगर मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल की बात होती है तो, जो कि 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिए थे उसके पश्चात जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था रामगढ़ में। उसी के पश्चात जो कांग्रेस है उसका समर्थन युद्ध के लिए प्राप्त करने के लिए लॉर्ड लिथगो ने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त ऑफर, लॉर्ड लिथगो का अगस्त ऑफर। लेकिन इस अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया था और उसी के पश्चात एक व्यक्तिगत सत्याग्रह का आयोजन किया गया था अक्टूबर 1940 ईस्वी में। इस बार गांधी जी ने जन आंदोलन शुरू नहीं किया और उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर जोर दिया। जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जिनका एग्जामिनेशन में बहुत बार नाम पूछा जाता है, वो आचार्य विनोबा भावे थे। उन्होंने युद्ध के खिलाफ भाषण दिया और जेल भी भेजा गया। उसके पश्चात जो द्वितीय सत्याग्रह का नाम आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, वो जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है। और तृतीय थे जो ब्रह्मदत्त थे, जो गांधी जी के आश्रम में एक सहनिवासी थे। इस प्रकार इन तीनों का नाम जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए बहुत बार पूछा जाता है। और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत गांधी जी ने अक्टूबर 1940 में पावनार आश्रम जो महाराष्ट्र में, वहां से इसका शुरुआत की थी। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह से और जुड़े लोग राजगोपालाचारी जी, आसफ अली और सरोजिनी नायडू भी थे। और इसका जो प्रमुख स्लोगन था जो काफी फेमस है और सब लोग जानते होंगे, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रमुख स्लोगन था, दिल्ली चलो आंदोलन। तो ये भी पूछा जाता है दिल्ली चलो आंदोलन किस सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, तो वह व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के दावों को खोखला साबित करना था और इसका अंत हुआ था जनवरी 1940 ईस्वी में। इसके बाद लॉर्ड लिथगो के कार्यकाल अवधि के दौरान जो प्रमुख घटना हुई वो क्रिप्स प्रस्ताव जो 1942 ईस्वी में आया। उसका कारण यह था कि 1942 ईस्वी में जापानी सेना का अंडमान और द्वीप पर कब्जा कर लिया गया था और भारत की तरफ वो आक्रमण करने के लिए बढ़ रहा था। तो भारत में युद्ध के लिए राजनीतिक समर्थन को पाने के लिए 11 मार्च 1942 याद रखिए आप, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय विंस्टन चर्चिल, उन्होंने स्टैफोर्ड क्रिप्स जो हाउस ऑफ कॉमन के नेता थे उनको मिशन के तहत भेजा था। किसके लिए? जो कांग्रेस पार्टी है उसका युद्ध के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए। उसको क्रिप्स प्रस्ताव 1942 के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के अन्य नाम जो पोस्ट डेटेड चेक, उसको किसने बोला था? वो महात्मा गांधी ने बोला था। ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है। और इसी के साथ ही जब क्रिप्स प्रस्ताव असफल हो गया था तो भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया गया था जो अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ क्रिप्स मिशन की असफलता और जापानी आक्रमण की संभावना को देखते हुए स्टार्ट किया गया था। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जहां डिसाइड किया गया भारत छोड़ो संकल्प को। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वर्धा, जो कि जुलाई 1942 में डिसाइड किया गया था।
इसके पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में गोलियां टैंक मैदान, जो कि अगस्त क्रांति मैदान के रूप से भी जाना जाता है आज के इतिहास में, गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक सामूहिक संघर्ष मंजूर किया गया और 8 अगस्त को ही गांधी जी ने भाषण दिया करो और मरो का, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है और काफी बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन से चर्चित व्यक्ति जो जुड़े हुए थे, अरुणा आसफ अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण प्रमुख लोग थे और भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम अगस्त क्रांति भी है। इसी के पश्चात ही कुछ क्षेत्र थे जहां पर पैरेलल गवर्नमेंट यानी समानांतर सरकार बन गई थी और वहां कुछ लोग थे जिन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन को खत्म करते हुए। सबसे पहले बलिया का नाम आता है जिसमें प्रथम समानांतर सरकार बनी थी चित्तू पांडे के नेतृत्व में। उसके पश्चात तामलुक, जो कि बंगाल के मिदनापुर जिले में है, वहां पर भी एक समानांतर यानी पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी जिसको तामलुक जाति सरकार के नाम से भी जाना जाता है और इसी के तहत सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन किया गया था। और यहाँ पर एक प्रमुख जो महिला थी उनका काफी नाम आता है, मतंगनी हजारा, जिनको इस सरकार के विरोध के दौरान गोली लग गई थी और गोली लगने के बावजूद उन्होंने राष्ट्रीय झंडे को ऊंचा रखा था, तो मतंगनी हजारा का नाम बहुत प्रमुख रूप से लिया जाता है। 17 में जो पैरेलल गवर्नमेंट यानी महाराष्ट्र में आई थी वो सबसे ज्यादा लंबी समय तक चली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समानांतर सरकार जो सबसे ज्यादा लंबी तक चली थी वो कहां पर गठित हुई थी, और 17 महाराष्ट्र में गठित हुई थी और उनके नेता थे वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल। यहाँ पर आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र से जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। जो भी इंसिडेंट हुए लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल अवधि के दौरान, जिनका कार्यकाल अवधि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी के मध्य थी। 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे। उन्होंने 1943 ईस्वी में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था और उनके जो गुरु थे, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है यूपी पीसीएस में, कि सीआर दास यानी चित्तरंजन दास जी थे, उनके राजनीतिक गुरु थे। और सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का भी गठन किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्वरचित पुस्तक उनकी है द इंडियन स्ट्रगल, जो लंदन से प्रकाशित हुई थी। 1938 ईस्वी में उन्हें हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था और 1939 ईस्वी में गांधी जी के विरोध के बावजूद गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारामैया, उनके सामने ये खड़े हुए थे और दोबारा अध्यक्ष बने थे। कहाँ पर? त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में, जिससे के पश्चात वो गांधी जी से क्षुब्ध होकर उन्होंने 1939 में राष्ट्रीय पद से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। ये आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कुछ बातें हैं। उनसे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। कि नेताजी ने जनवरी 1941 ईस्वी में रात में जो जियाउद्दीन का नाम से भेष बदलकर भारत से फरार हो गए थे और उनके एक साथी से भगत राम, उनको काबुल पहुंचा दिया था और काबुल से वो रूस और वहां से जर्मनी चले गए थे। उनके जो यात्रा का क्रम है भारत से जर्मनी पहुंचने का। और कौन कौन से लोग शामिल हुए? जियाउद्दीन के नाम से भेष बदलकर भागे थे और भगत राम ने उनका हेल्प की थी। दिसंबर 1941 को बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और जय हिंद अभिवादन परंपरा की भी शुरुआत की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद परंपरा की शुरुआत कहाँ की थी, तो वो बर्लिन में की थी। और नेताजी की उपाधि उन्हें हिटलर ने दी थी, एडोल्फ हिटलर, जो उस समय जर्मनी के तानाशाह थे, 1942 में। नेक्स्ट ईयर 1943 ईस्वी में रासबिहारी बोस के साथ वो सिंगापुर पहुंचे और वहां आजाद हिंद फौज के अफसरों और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के सदस्यों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया था। यहीं पर ही जुलाई 1943 में नेताजी ने तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दिल्ली चलो का उद्घोष किया था। और अक्टूबर 1943 ईस्वी को ही अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। कहाँ पर? सिंगापुर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में अंतरिम आजाद हिंद सरकार का गठन किया। उन्होंने ही रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन की घोषणा की थी और भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी और पहली महिला रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट। दिसंबर 1943 में उन्होंने अंतरिम आजाद हिंद सरकार के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में अंडमान में तिरंगा फहराया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, दिसंबर 1943। इस तरीके से दोस्तों हमने लॉर्ड लिनलिथगो और उनके कार्यकाल अवधि जो 1936 से 43 इसके मध्य जो प्रमुख घटनाएं या प्रमुख बातें थी इस कार्यकाल से जुड़ी, उन सबको हमने जाना। ये एक्चुअली थोड़ा
काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे निकल कर आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही ज़रूरी थी इस वजह से। चलिए जल्दी से नेक्स्ट वायसराय उनके बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड वेवल 1943 से 1947 ईस्वी तक उनके कार्यकाल अवधि थी। लॉर्ड वेवल जो 1943 से 1947 ईस्वी तक वायसराय है, उन्हीं के कार्यकाल अवधि के दौरान CR फार्मूला यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 आया। और जो कि हम जानते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो मद्रास प्रांत के प्रभावशाली नेता थे, 1944 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते के लिए योजना बनाई, जिसे CR फार्मूले के नाम से जाना जाता है। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको मानने से इनकार कर दिया। बेसिकली ये पहली योजना थी जो भारत के विभाजन की बात करती थी, और अल्टीमेटली ये सही भी हुआ। इसी योजना के जो इसमें प्रोविजन रखे गए थे उसी के तहत ही विभाजन हुआ। इसके पश्चात गांधी जिन्ना वार्ता हुई 1944 ईस्वी में। चूंकि जो जिन्ना थे अपने दो राष्ट्र के सिद्धांत पर अड़िग थे, तो गांधी जी ने उनको मनाने का प्रयास किया, उसी को ही गांधी जिन्ना वार्ता 1944 के नाम से जाना जाता है। इसी के पश्चात नेक्स्ट ईयर ही बुल्ला भाई लियाकत अली वार्ता हुई 1945 ईस्वी में। ये सारी वार्ताएं क्रोनोलॉजी के हिसाब से एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए बहुत ही डेट के साथ जरूरी है, और किस वायसराय के कार्यकाल अवधि के दौरान हुआ था ये भी बहुत जरूरी है। जनवरी 1945 को कांग्रेस नेता बुल्ला भाई देसाई और मुस्लिम लीग के नेता थे लियाकत अली खां, जो ये गतिरोध चल रहा था उसको खत्म करने के लिए ये वार्ता हुई थी, जिसको बुल्ला भाई और लियाकत अली वार्ता के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात लॉर्ड वेवल ने एक प्लान तैयार किया, जिसको शिमला प्लान भी बोला जाता है, और शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था। जून 1945 ईस्वी की घटना है ये। 1945 में संवैधानिक उलझन को सुलझाने के लिए लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक सम्मेलन का आयोजित किया। कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो नेतृत्व किया था वो अबुल कलाम आजाद ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गांधी जी इस सम्मेलन में तो भाग तो नहीं लिए थे, लेकिन शिमला में उपस्थित रहे थे। और मुस्लिम लीग जैसे हम जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। उसी के पश्चात एक जो प्रमुख घटना होती है लॉर्ड वेवल के कार्यकाल के दौरान ही, जो कार्यकाल अवधि 43 से 47 ईस्वी के मध्य थी, रॉयल भारतीय नौसेना जो RIN विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1946 ईस्वी में हुई थी। 1946 में रॉयल भारतीय नौसेना में काम करने वाले गैर नियुक्त अधिकारियों और नाविकों का एक विद्रोह था, और उनको रेटिंग के रूप में जाना जाता था। बेसिकली इसका प्रमुख जो कारण था वेतन, भोजन और नस्लीय भेदभाव था, उसके खिलाफ था। तो एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है रॉयल भारतीय नौसेना का कार्य जो रिवोल्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो 1946 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड वेवल के कार्यकाल अवधि के दौरान। सरदार पटेल ने हस्तक्षेप करके इस विद्रोह को दबा दिया था, और उन्हीं के हस्तक्षेप से विद्रोह समाप्त हो गया था। इसी विद्रोह के पश्चात एक कैबिनेट मिशन प्लान भारत भेजा गया था, उसके बारे में जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में आया था, और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके जो प्रेसिडेंट थे, अध्यक्ष थे, और जो अन्य सदस्य थे उनमें से स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर का नाम आता। तो कुल मिला के 3 सदस्य थे, जिनमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है ना उसके चेयरमैन थे, और वो मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया था। इसी के पश्चात ही जब कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो गया था, तो क्लीमेंट एटली जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक घोषणा की थी, जिसे 20 फरवरी 1947 की एटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है। बेसिकली उनका ये डिक्लेरेशन था कि जो भारत को जो है ना इंडियन के हाथों में, एक जिम्मेदार हाथों में सौंप दिया जाएगा, और डिक्लेयर की थी उन्होंने जो डेट वो जून 1948 उसके पश्चात सौंपा जाएगा। ये क्लीमेंट एटली की घोषणा थी जो 20 फरवरी 1947 को आई थी। और इसी के पश्चात ही लॉर्ड माउंटबेटन जो ब्रिटिश इंडिया के वायसराय नियुक्त किए गए थे इसी घोषणा के पश्चात। चलिए, और जो लास्ट वायसराय थे ब्रिटिश इंडिया के, सबसे आखिरी में जो वायसराय हुए थे वो लॉर्ड माउंटबेटन हुए थे, जिनकी कार्यकाल अवधि 1947 और 48 ईस्वी के मध्य थी। उनको ही इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वायसराय बोला जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन को ही, लेकिन वो ब्रिटिश वायसराय थे। उन्हीं की कार्यकाल अवधि के दौरान जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, और ये मनाया था मार्च 1947 ईस्वी को, और उसी के पश्चात बहुत ही नरसंहार और अत्याचार हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान लेके आए थे जिसे डिकी बर्ड प्लान के नाम से जानते थे, और माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। उसको भारत के जो डिवीजन है उसके प्लान के नाम से भी जाना जाता है।
तो डीकेबर्ड प्लान 1947 के बारे में जान लेते हैं। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डीकेबर्ड प्लान तैयार किया था। इस योजना का प्रमुख प्रस्ताव था कि उन प्रांतों को एक भारतीय संघ या भारत और पाकिस्तान के 2 अधिराज्यों के बजाय पहले स्वतंत्र उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भी उस समय प्रांत थे, अगर वो भारत से जुड़ना चाहते थे तो वो स्वतंत्र थे, और पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे वो भी स्वतंत्र थे। उसके पश्चात एक 3 जून योजना आती है, 3 जून 1947 ईस्वी को, और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने इसको भारत के विभाजन के रूप में तैयार किया और इसको घोषणा की। 3 जून प्लान के रूप से ये जाना जाता है। कांग्रेस ने योजना को स्वीकार कर लिया था, लेकिन खान अब्दुल गफर खान ने कांग्रेस को धोखेबाज बताया और खुदाई खिदमतगार को भेड़ियों के हाथे सौंप दी। ये उनके वक्तव्य थे जब उन्होंने इस योजना के तहत ये जाना कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है ना, जहाँ के वो लीडर थे, वो कांग्रेस ने उनको पाकिस्तान के हाथों सौंप दिया था। तो इसी तरीके से 3 जून योजना के तहत ही भारत का 2 भागों में विभाजन हो गया था, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। उसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है और 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना पर आधारित था, और 5 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे संसद में पेश किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब संसद में पेश हुआ, ब्रिटिश संसद में, और कब उसको सहमति मिली। और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को सहमति मिल गई थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी को। इस अधिनियम के तहत 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ, भारत और पाकिस्तान, और दोनों राज्यों के बीच सीमाएं और सीमा खींचने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जो सर सरिल रैडक्लिफ के तहत ये रेखाएं खींची गई थी। और ये 2 जगह खींची गई थी, एक वेस्ट की बात करें तो पंजाब में, मतलब नॉर्थ वेस्ट की बात करें, और ईस्ट की बात करें तो बंगाल में। तो जो रेखा जिन्होंने खींची थी उनका नाम था सर रैडक्लिफ, और उन्हीं के नाम से हम रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो बाउंड्री है पाकिस्तान और भारत की। इसके पश्चात 7 अगस्त 1947 को जिन्ना कराची चले गए और उन्हें वहाँ राष्ट्रपति चुना गया 11 अगस्त 1947 को, और 3 दिन बाद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल के रूप में उनको शपथ दिलाई गई। 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को पाकिस्तान और भारत क्रमशः अस्तित्व में, यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत अस्तित्व में आया। और इसी के साथ ही लॉर्ड माउंटबेटन को जो भारतीय प्रभुत्व एंड डोमिनियन का पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया, और 15 अगस्त 1947 की सुबह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नई कैबिनेट ने शपथ ली। यहाँ पर जान लेते हैं जो सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, वो स्वतंत्र भारत के प्रथम इंडियन गवर्नर जनरल थे और 1948 में बने थे, और पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे, और उनको इस पश्चात ये पोस्ट खत्म कर दिया गया था स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का। इस तरीके से दोस्तों हमने जो एक वाइसराय के बारे में पढ़ा और इस पूरे लेक्चर सीरीज में, और उनके कार्यकाल की अवधि में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उनके बारे में जाना। यहाँ पर कोशिश किया गया कि मध्यकालीन इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री है उसको इंक्लूड कर लिया जाए उन्हीं की शासनकाल के दौरान सारी इंपॉर्टेंट बातों को, ताकि रिवीजन करने में आपको मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन हो जाए, और साथ ही साथ जो वाइसराय और गवर्नर जनरल हुए हैं उनके कार्यकाल अवधि के बारे में कौन कौन से इंसिडेंट हुए, कौन कौन से नए इनिशिएटिव ले गए, वो भी पता चल जाए। इस वजह से लेक्चर थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको रिकॉल होती चली जाएंगी और आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए इसी के साथ ही आज के लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और नॉलेज स्ट्रीम से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।